हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस से संबंधित तीसरा टॉपिक। क्योंकि आपको शायद ध्यान होगा, पिछली वीडियोस में मैंने आपको पहले दो टॉपिक बताए थे फंक्शंस में। जो पहले नंबर का टॉपिक था उसमें फंक्शंस से संबंधित परिभाषाएं जैसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और दूसरे टॉपिक में एक एकी फलन, बहुएकी फलन, ये सब मैंने बताया था पहले दो टॉपिक्स में। अब फंक्शंस से संबंधित जो तीसरा टॉपिक है, यानी कि दो फलनों का संयोजन, जिसे हम कंपोजिट फंक्शंस भी कहते हैं, वो आपको पढ़ना है, जो कि प्रश्नावली 1.3 में उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। दो फलनों का संयोजन। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि दो फलनों का संयोजन हम किसे कहते हैं। यदि दो फलन, जिसमें पहला फलन मैंने f लिया, x से y पर परिभाषित है, यानी इसका प्रांत x है और इसका सह प्रांत y है, और दूसरा फलन यानी कि मैंने g लिया है, जिसका प्रांत y है और सह प्रांत z है। तो यहां पे कंडीशन यहां पे भी नोट कर सकते हैं। जो दो फलन मैंने लिए हैं f और g, वो इस प्रकार परिभाषित हैं कि पहले फलन का परिसर, मैं सह प्रांत की बात नहीं कर रहा, पहले फलन का जो परिसर है वो उपसमुच्चय होना चाहिए दूसरे प्रांत के डोमेन का, यानी कि प्रांत का। पहले प्रांत का परिसर, यानी कि जैसे कि यहां लिखा हुआ है, ये उपसमुच्चय होना चाहिए दूसरे फलन के प्रांत का। ये मैंने यहां भी लिखा है। इसका प्रतिबंध ये होता है कि परिसर पहले फलन का वो उपसमुच्चय होना चाहिए दूसरे फलन के प्रांत का। अगर ऐसा है तभी दो फलनों का संयोजन संभव है, वरना यह संभव नहीं होता है। अब ये इस प्रकार परिभाषित है कि मान लीजिए पहला फलन हमें दिया हुआ जिसमें अवयव x हैं, तो fx बराबर हमारा आंसर निकल के आता है y, क्योंकि मैंने बताया था x प्रांत का अवयव होता है और y होता है परिसर का या सह प्रांत का भी कह सकते हैं आप, यानी fx बराबर y। और दूसरा फलन g जो इस प्रकार परिभाषित है कि उसके प्रांत में अवयव y हैं, लेकिन जो सह प्रांत में या परिसर में अवयव हैं वो z हैं, यानी कि gy बराबर z। fx बराबर y और gy बराबर z, तब इनके संयोजन फलन को हम GOF, इसका मतलब ये होता है कि g ऑफ fx, ये बीच में o जो लगाते हैं हम ऑफ के लिए लगाते हैं, GOF से निरूपित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं g ऑफ fx, यानी यही कंपोजिट फंक्शन यानी दो फलनों का संयोजन है। इस संयोजन की पहचान के लिए हम बीच में o लगाते हैं, GOF। अब इसका मान निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बायां फलन है, यानी जो बाईं तरफ लिखा है वो बाईं तरफ ही पहले ऐसे ही रहेगा। आपको केवल दायां वाला फलन वो अंदर एक ब्रैकेट में लेना है, यानी कि g ऑफ fx हम बायां वाला बाईं तरफ ही रहने देंगे, केवल दायां वाला वो एक ब्रैकेट में लेंगे, यानी g ऑफ fx। हम fx का मान fx की जगह लिख देंगे, जैसे कि fx बराबर यहां पे y है, तो मैंने fx का मान fx की जगह लिख दिया, यानी कि y। अब ये gy हो गया, तो gy हम देख सकते हैं gy बराबर कितना है, z, तो हमारा आंसर निकल के आया z। तो जब भी हम ये देखेंगे कि GOF का मान निकालना, तो पहले आप हमेशा बायां वाला फलन बाईं तरफ ही रहने देंगे, हमेशा दायां फलन वो पहले अंदर ब्रैकेट में लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखें, जो इसका प्रतिबंध होता है ये इस तरह से याद रखना आपको, जो दायां फलन है इसका परिसर वो उपसमुच्चय होना चाहिए बाएं फलन के प्रांत का। यही मैंने लिखा है, दायां फलन इसका जो परिसर है, यानी दायां फलन f है, इसका परिसर वो उपसमुच्चय होना चाहिए बाएं फलन के प्रांत का, यानी दाएं फलन के जो परिसर में जितने भी अवयव हैं वो सब के सब होने चाहिए बाएं फलन यानी कि g के प्रांत में। अगर ऐसा है तभी ये संभव है। एक भी अवयव अगर ऐसा हुआ जो इसके परिसर में है, यानी f के परिसर में, लेकिन इसके प्रांत में नहीं है, तो वो फलन परिभाषित ही नहीं होगा, यानी फलनों का संयोजन परिभाषित ही नहीं होगा। जैसे कि इसी से संबंधित एक पहला उदाहरण 1.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, हमें एक फलन f दिया है जिसका प्रांत 1, 3, 4, उसमें 3 अवयव हैं, और जो परिसर है 1, 2, 5। परिसर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे ही संबंधित हैं। 1 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 5 से है, 4 का संबंध 1 से। इसका मतलब इसमें सारे ही संबंधित है, तो ये परिसर भी है, सह प्रांत भी है। ये फलन एक परिभाषित दे रखा है, मैंने इसी के नीचे लिखा। एक दूसरा फलन g भी दे रखा है जिसमें 3 अवयव हैं, 1, 2, 5, और इसके सह प्रांत में या परिसर भी कह सकता हूं, क्योंकि 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 3 से है, 5 का संबंध 1 से है, तो ये दोनों संबंधित हैं, इसलिए यही परिसर भी है, यही सह प्रांत भी है। ये फलन g परिभाषित है।
अब हमें केवल ये दिया गया निकालने के लिए इस क्वेश्चन में कि जीओएफ अगर फलन परिभाषित है तो उसका मान क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है जो जीओएफ के लिए यानी जो दायां फलन है उसका परिसर, यही मैंने लिखा दाएं फलन का परिसर यानी कि 1 to 5। दाएं फलन का परिसर आप चेक कर सकते हैं वो है 1 to 5। वो उप समुच्चय होना चाहिए जो बायां फलन आपको दे रखा है उसके डोमेन का, यानी जो दायां फलन है ध्यान रखें उसका परिसर 1 to 5, ये सारे अवयव उपस्थित होने चाहिए जी के डोमेन में, और वो है बिल्कुल क्योंकि यहां भी 1 to 5 ही है। इसका मतलब ये फलन परिभाषित है क्योंकि इसका परिसर इसके प्रांत का उप समुच्चय है, इसका मतलब ये फलन परिभाषित है। अब इसका मान जैसे निकालना है, हम एफ में यानी कि दाएं फलन इसके प्रांत में जितने अवयव हैं वो सब यहां लिख लेंगे एक एक करके 1 3 4। मैंने यहां पे एक एक करके लिख के 1 3 4, यानी हमें 1 पे भी इसका मान निकालना है, 3 पे भी इसका मान निकालना है, 4 पे भी इसका मान निकालना है, यानी जो दायां फलन है उसी का आपको प्रांत लेना है। ये बात ध्यान रखें, दाएं फलन का ही आपको प्रांत लेना है। प्रांत में 3 अवयव थे 1 3 4, ये मैंने लिए। तो जैसे मैंने आपको परिभाषा ऊपर बताई थी बायां फलन जी, ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले आपको दायां वाला ही अंदर ब्रैकेट में लेना है, यानी कि जी F1, जी F3 और जी F4। अब हम ये देखते हैं कि F1 का मान बिल्कुल कोई टफ नहीं है क्योंकि 1 का संबंध 2 से है, तो F1 बराबर 2, क्योंकि 1 का संबंध ही 2 से है तो F1 का मान 2 हो गया। बिल्कुल ऐसे F3 का मान वो 5 है तो F3 का मान मैंने 5 लिख दिया, और F4 का मान 1 है तो F4 का मान मैंने 1 लिख दिया। अब हमारा F फलन से कोई मतलब नहीं, अब हमें केवल G फलन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि G में हमें देखना है कि 2 का संबंध किससे है, 5 का किससे है, 1 का किससे है। G फलन में 2 का संबंध वो 3 से है तो इसका मान 3 आ गया। G में ही 5 का संबंध 1 से है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं 5 का संबंध 1 से, वो भी मैंने नोट कर लिया, और G में ही 1 का संबंध 3 से है तो ये भी मैंने नोट किया। इसका मतलब मैंने ये निकाला कि G और F फलन में जो 1 का संबंध वो 3 से हुआ, 3 का संबंध वो 1 से हुआ, और 4 का संबंध वो 3 से हुआ। यानी इसमें अगर हम ब्रैकेट के रूप में लिख के दिखाएं, मैंने नहीं लिख के दिखाया, तो 1, 3, 3, 1 और 4, 3, ये आपका GOF फलन परिभाषित था। ये मैंने खुद अपनी तरफ से करके दिखाया। एक बार और समझाता हूं, FOG कभी कभी पूछ लेते हैं कि FOG फलन भी परिभाषित है या नहीं, तो इसके लिए भी हमें देखो वही नियम लिखना है कि दायां फलन उसका परिसर यानी कि 1, 3, दाएं फलन का जो परिसर है वो मैंने लिखा भी है 1, 3, वो बाएं फलन के डोमेन यानी प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। यानी दायां फलन उसके परिसर में जितने भी अवयव हैं अगर वो बाएं के प्रांत में उपस्थित हैं, वो कि बिल्कुल क्लियर है क्योंकि 1, 3 दोनों इसमें हैं, भले ही 4 है कोई बात नहीं, ये दोनों इसमें होने चाहिए थे, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये फलन भी परिभाषित है। अब इस फलन के लिए भी हम इस तरह से देखेंगे, हमें केवल दाएं वाले को ही देखना है, उसके प्रांत में जितने अवयव हैं यानी 1 2 5 ये केवल उन्हीं पे ही परिभाषित है। मुझे 1 पे भी इसका मान निकालना है, 2 पे भी इसका मान निकालना है, 5 पे भी इसका मान निकालना है, यानी आपको दाएं वाले का ही प्रांत देखना है, बाएं से अभी कोई मतलब नहीं। तो मैं अभी वही नियम कि बाएं वाला हम ऐसे ही छोड़ते हैं, केवल दाएं वाले को अंदर लिखते हैं, यानी जी का मान 1 के लिए, जी का मान 2 के लिए और जी का मान 5 के लिए। तो 1 का संबंध 3 से है यानी इसका उत्तर यहां 3 आ गया, 2 का संबंध 3 से है ये भी मैंने लिख दिया, और 5 का संबंध 1 से है ये भी मैंने लिख दिया। अब हमें F का संबंध देखना है, तो F में 3 का यहां पर दोनों ही जगह 3 आ गया, कोई बात नहीं, F में 3 का संबंध 5 से था, दोनों का उत्तर 5 आ गया, और F में 1 का संबंध 2 से है ये भी आ गया। इसका मतलब इसमें जो पेयर के रूप में अगर हम लिख के दिखाएंगे 1, 5, 2, 5 और 5, 2, ये FOG फलन, ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो जाए, केवल ये पूछा था बुक में, मैंने ये भी निकाल दिया है। अब आता है इसी का तीसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट, दूसरा आपको होमवर्क में करना है। हमें 2 फलन दिए गए, fx बराबर मॉडुलस x और gx बराबर मॉडुलस के अंदर 5x-2। हमें ये दोनों ही मान निकालने थे, FOG और GOF। यहां वास्तविक संख्याओं के लिए ही है इसलिए ऐसा कुछ दिया ही नहीं था, यहां तो क्लियर दिया था कि डोमेन क्या है, कोडोमेन। ये दोनों फलन वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित हैं, इसलिए ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं थी। हमें अब यही नियम रखना है कि बाएं फलन को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, दायां वाला ही आपको अंदर लिखना है ब्रैकेट में। अब gx का मान मैंने gx के लिख दिया मॉडुलस 5x-2, यानी f मॉडुलस 5x-2, हमें इसका मान निकालना है। अब हम इस पूरे मान को x मानते हुए चलेंगे, यानी fx फलन जो हमें दे रखा है
उसमें x की जगह हमें ये चीज रखनी है मॉडुलस के अंदर 5x-2। हमें fx दे रखा है ये, इसमें x केवल एक जगह आता है, तो इस वाले x की जगह हम लिख देंगे मॉडुलस के अंदर 5x-2। ध्यान रखें एक मॉडुलस तो बाहर ही है और इस वाले x की जगह हमें लिखना है मॉडुलस 5x-2। तो ये डबल मॉडुलस हो गया, लेकिन डबल मॉडुलस का कोई औचित्य नहीं होता, आप एक ही मॉडुलस मानेंगे, इसका उत्तर केवल यही माना जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का मॉडुलस वही मान आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आता। अब आता है एक बार और समझे, जैसे कि यही मान यहां पे fx था, हमने fx का मान लिख दिया मॉडुलस x। अब हम इस मॉडुलस x को x की तरह ट्रीट करेंगे, यानी ये x माना जाएगा। तो हमें अब gx पे ध्यान देना है, यानी gx बराबर ये, इसमें x की जगह हम मॉडुलस x रखेंगे, जितनी जगह x होगा उसकी जगह हमें मॉडुलस x रखना है, यानी केवल इस वाले x की जगह मॉडुलस x। बाकी सब कुछ ऐसे ही कॉपी करना है। तो ये वाला मॉडुलस बिल्कुल ऐसे लगा हुआ है 5 और x की जगह मॉडुलस x माइनस के 2, ये इसका उत्तर होगा। दूसरा पार्ट थोड़ा सिंपल था, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, पहले के मैंने दोनों करके दिखा दिए, FOG और GOF। एक क्वेश्चन और है जो बहुविकल्पीय के रूप में दे रखा है, अगर फलन fx बराबर 3 - x³ इसकी होल पावर 1/3, तो हमें इसका मान निकालना है, यानी यहां भी f है और यहां भी f है। ऐसा हो सकता है आपको मान निकलवाएं, एक फोटो भी मैं आपको भेजूंगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो मैंने खुद करके दिखाया। FOF यानी बाईं तरफ भी f है, दाईं तरफ भी f, ये पहले अंदर ब्रैकेट में आया, यानी यहां पे हमने fx लिया, इस fx का मान fx की जगह रख दिया, यानी 3 - x³ की होल पावर 1/3। अब ये पूरा मान इस समय 3 - x³ की होल पावर 1/3, ये हम x की तरह ट्रीट करेंगे। थोड़ा टिपिकल है, ये ध्यान रखें, पूरा मान x है, तो इस fx वाले फलन में जितनी जगह x आएगा, यहां केवल एक ही जगह x है, उसकी जगह हम ये ब्रैकेट रखेंगे 3 - x³ की होल पावर 1/3। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा अगर, इसलिए मैं यहां से शुरुआत करता हूं। इस वाले x की जगह हमने ये रखा 3 - x³ की होल पावर 1/3, ये पूरा मान x का है, ये बात ध्यान रखें, पूरा मान x का है, इसका क्यूब भी है, तो हमने इसका क्यूब भी किया, माइनस अपनी जगह ऐसे लगा दिया, 3 को भी ऐसे लिख दिया, और फिर पूरी ब्रैकेट इसकी होल पावर 1/3। यानी इस पूरी समीकरण को हल करना है, तो सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, केवल पावर 1 बची, तो ये 3 - x³ ही बचा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस के x³ इसकी होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, केवल x। यानी ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि अगर हमने FOF का मान निकाला और x का मान रखने पे उत्तर भी x ही आया, ऐसा पहला क्वेश्चन है शायद ये जिसमें x हमने रखा तो उत्तर भी हमारा x ही आया, यानी मैं 1 रखता हूं तो उत्तर 1 आएगा, 2 रखता हूं तो उत्तर 2 आएगा। तो जो अवयव यहां पे रखते हैं हम, अगर वही उत्तर हमारा निकल के आता है, तो हम ऐसे फलन को तत्समक फलन कहते हैं। यह मैंने नीचे भी लिख के दिखाया, ऐसे फलन को तत्समक फलन कहते हैं जिसमें जो मान रखना है उत्तर भी अगर हमारा वही निकल के आए, और इस स्थिति में f का इनवर्स वो f ही होगा। ये मैंने इसलिए लिख के दिखाया, अगले वीडियो में आपको इनवर्स भी बताऊंगा कि क्या होता है। यहां मैंने इसलिए बता दिया, ऐसा फलन जिसमें x रखने पे उत्तर भी x ही आता है, इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के इनवर्स होती हैं, यानी f का इनवर्स खुद f ही होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।